हाय दोस्त, मैं नौशाद सर लर्निंग 5 क्लासेस में आज एक नया वीडियो लेके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य होगा पॉलिटी और उससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो लगातार बार बार परीक्षाओं में आता रहता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर और पुलिस के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं पॉलिटी से। पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। क्या होगा हमारा आंसर? 35 वर्ष। 35 वर्ष यानी 35 वर्ष से कोई कम का अगर है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 35 वर्ष से कम उम्र का है तो वह राष्ट्रपति के पदेन सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग लोकसभा और विधानसभा की बात करें, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की उम्र की बात करें, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की उम्र की बात किया जाए तो 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद पूछ दिया जाए, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का उम्र कितना होता है तो हम कहेंगे 30 वर्ष। ठीक है, पूछ देगा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का सेम होता है तो आप राष्ट्रपति भी लिख सकते हैं। तो इनकी न्यूनतम उम्र का प्रावधान कितना किया गया है? 35 वर्ष। यानी आपका यहां से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आयु सीमा कितनी होती है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी तय की गई है तो 25 वर्ष। विधानसभा के भी 25 वर्ष, राज्यसभा के भी 25 वर्ष, राज्यसभा के और विधान परिषद के 30 वर्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये प्रश्न हमारा बन रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार लगा लीजिएगा। अनेकों बार ये प्रश्न आया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष। देखिए, राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए यह प्रत्येक 5 वर्ष में भंग नहीं किया जाता है। ठीक है, कितने वर्ष बाद भंग किया जाता है? 6 वर्ष बाद। तो जब भी आपका प्रश्न बने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो हम क्या कहेंगे? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352, 356 और 360 ये जितने भी, ये तीनों जो हमारा आर्टिकल है यह आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। किसका? राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। और
356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति शासन, और 356 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? यानी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है और 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किया गया है और 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आई होप आपको ये 3 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल किया गया है? किस भाग में शामिल है? ठीक है, पूछ देगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। और आर्टिकल कह देगा तो 12 से लेके 35 तक। अगर अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से 35, और भाग की बात करेगा तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल पूछेगा तो 12 से 35, और भाग पूछेगा तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति का न्यूनतम उम्र कितनी होती है? ये प्रश्न हमारा बने तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना वर्ष? 35 वर्ष। यानी राज्यपाल की न्यूनतम की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है, तो हम कह सकते हैं 35 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, छठा प्रश्न। ये टॉप क्वेश्चन है जो 50 बार, हजारों बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको एक टॉप 50 सीरीज बना के मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान में संघीय सूची में कुल कितने विषय हैं? कितने विषय शामिल हैं? ये अगर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय सूची में, ठीक है, किस सूची में? संघीय सूची में कितने विषय शामिल है, तो आप आंसर लगा लीजिएगा 97 विषय शामिल है, जो कि वर्तमान में बढ़कर इनकी संख्या 100 हो गई है। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई है। अच्छा, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 7वां, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी आपसे प्रश्न ये पूछ दे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? संविधान में
नीति निदेशक तत्व, नीति नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है, किस देश की देन है। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश की देन है या किस देश की संविधान से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और किसमें इसका जिक्र किया गया है? तो भाग 4 भाग 4 और आर्टिकल पूछ देगा तो आर्टिकल कहेंगे 36 से 51 तक। आर्टिकल अगर पूछ देगा तो हम कहेंगे 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 कहेगा कि किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? कहेगा भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से, यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब हुआ था, ये किसके लिए संविधान संशोधन किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है या कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितनी? 22 भाषा। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, दर्जा प्राप्त 22 भाषा हैं। तो आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हुआ होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल किया गया है। तो भाग 3 हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति का न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। इसी सिलसिले में हम लोग लास्ट प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद? नेक्स्ट प्रश्न होगा कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। ये प्रश्न हमारा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? अनुच्छेद 25। कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 25। ठीक है, 28 में भी दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ आप लोगों को पता होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य है यानी भारत में किसी भी धर्म की विशेषता नहीं प्रदान की गई है। ठीक है, यह भारत जो गणराज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान
संविधान द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये हमारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 20 और 21। कौन सा? अनुच्छेद 20 और 21। जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी हमारे देश में राष्ट्रपति शासन या कोई भी वित्तीय आपात या कोई किसी भी प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है तो हमारा आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सभी भी अधिकारों को छीन लिया जाएगा, लेकिन जीवन जीने का अधिकार नहीं निलंबित किया जाता है। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कौन तय करता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कौन तय करता है? कौन तय करता है? ये हमारा प्रश्न बनता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कौन तय करता है? तो संविधान तय करता है। ठीक है, कौन तय करता है? संविधान तय करता है। अनुच्छेद 54-55 के अंतर्गत संविधान करता है। आर्टिकल 54-55 के अंतर्गत भारतीय संविधान राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को तय करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी या कौन हटा सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दिया गया है। कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग जिसका जिक्र आर्टिकल किसमें किया गया है? आर्टिकल 61 में किया गया। आर्टिकल 61 में किया गया है। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है महाभियोग के माध्यम से, और 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। क्या करना होगा? 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। इसके अलावा आपको कुल बहुमत का 2/3 लोगों के द्वारा पास होना भी जरूरी होता है। क्या होता है? 2/3 बहुमत के माध्यम से, यानी कुल बहुमत होंगे उनका 2/3 मत के द्वारा इसको पारित किया जाना चाहिए, तभी जाके राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और इसमें कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा द्वारा जब इतनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती है तब राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग के माध्यम से, जिसका जिक्र आर्टिकल 61 में दिया गया है, के द्वारा स्वतः उनका पद समाप्त हो जाएगा, यानी हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जहां तक पढ़े थे वहां से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्या है हमारा प्रश्न? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ठीक है, भाग 4A। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4A। ठीक है, इसके पीछे की कहानी आप जान लीजिए। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, कब?
42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A शामिल किया गया था। ठीक है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क यानी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शब्द संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, पूछ देगा किसके सिफारिश पर ये चीजें किया गया रिपोर्ट पे, चौधरी चरण सिंह के। रिपोर्ट अगर पूछ दे रिपोर्ट तो चौधरी चरण सिंह। क्या आंसर हो जाएगा किसके रिपोर्ट पे? स्वर्ण सिंह, सॉरी चौधरी स्वर्ण सिंह, चौधरी चरण सिंह नहीं, चौधरी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, चौधरी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये शब्द जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का स्रोत यानी किस देश से ये आया है, तो हम कह सकते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ, रूस से ये मौलिक कर्तव्य शब्द आया। ठीक है, पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य शब्द किस देश की देन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, रूस की देन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हमारा प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 370 से किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को, किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा होगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दिया गया है? अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि पहले 18 वर्ष के लड़के या लड़कियां वोट नहीं दे सकती थी, यानी मतदान देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में, कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसको घटा के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का होगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक
कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, हम कह दें कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी? फिर हम कह दें आपको 15 अगस्त 1947 को, 4 ऑप्शन दे दे, 15 अगस्त 1947 और 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949 भी दे दे, 26 नवंबर 1949। तो इन चारों घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय होगी? तो हम देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ था। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? संविधान अंगीकृत किया गया, अंगीकृत हुआ। संविधान को अंगीकृत करने की प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को नीति मार्ग शीर्ष शुक्लवी सम्मत को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक शब्द हैं? कितने मौलिक शब्द दिए गए हैं? मौलिक शब्द दिया गया है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक शब्दों का जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा और पांचवा क्या होगा? 5 प्रकार के मौलिक शब्द दिए गए हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा संप्रभुता। पहला हमारा हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। किसमें? संविधान की प्रस्तावना में। जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मौलिक शब्द दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का बात किया गया है। तो आई होप आपको ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आप मेरा चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।